Okay, students. So let's start this new chapter that is called our environment. Environment का क्या मतलब होता है हम अच्छे से जानते हैं. हम ऐसा सोच सकते हैं environment का मतलब है surroundings, हमारे आसपास की चीजें. तो देखो हमारा जो environment है उसमें बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं और वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. तो किस तरह से वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लिविंग बींग्स जो होते हैं उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकॉम्पोजर्स. तो ये तीनों कैटेगरीज क्या होती है हम देखेंगे. सबसे पहले हम कंसंट्रेट करेंगे प्रोड्यूसर्स पे कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं. तो आप देखिए प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन है ऑर्गेनिज्म्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड. तो वैसे ऑर्गेनिज्म्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. नाम भी कुछ वैसा ही सजेस्ट कर रहा है. प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल्स होते हैं प्लांट्स. ये तो हमें पता ही है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं. सन से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खुद फूड बनाते हैं. इसलिए प्लांट्स को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. ठीक है. दूसरा एग्जांपल जो प्रोड्यूसर का है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी. ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है शायद आपको नहीं पता हो. तो आपने जैसे देखा होगा पॉन्ड्स वगैरह पे ऐसे ब्लू लेयर जम जाती है, ग्रीन लेयर जम जाती है पॉन्ड्स पे. तो ये जो ग्रीन लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एल्गी. ये भी अपना फूड खुद से बनाती है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, जैसे प्लांट्स बनाते हैं. लेकिन ये जो एल्गी होता है ये कॉम्प्लिकेटेड तरीके का प्राणी है. इसमें प्लांट्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और एनिमल्स की भी. बट एनीवे हमारे लिए यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये अपना फूड खुद बनाता है और इसको हम क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर. ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनका एक और नाम है दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं प्रोड्यूसर्स को. देखो ऑटो का मतलब है यहां पे सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब है न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऐसे लिविंग बींग्स जो अपना न्यूट्रिशन खुद तैयार करते हैं. नेक्स्ट हम कंज्यूमर्स की बात करेंगे. कंज्यूमर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म्स फॉर फूड. तो कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को बोलते हैं जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड करते हैं. कंज्यूमर्स का एक और नाम होता है हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रो का मतलब है यहां पे अदर और ट्रॉफ्स मतलब तुमने देखा ही है न्यूट्रिशन. तो वैसे ऑर्गेनिज्म्स जो न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म्स पे डिपेंड करते हैं. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं जैसे एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, ये सब कंज्यूमर्स हैं. क्यों कंज्यूमर्स हैं? जैसे एलिफेंट जो है वो प्लांट खा के जिंदा रहता है. तो प्लांट एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसपे ये एलिफेंट डिपेंडेंट है. ठीक है. लायन है, ये दूसरे छोटे जानवर को खा के जिंदा रहता है, इसलिए ये भी क्या है कंज्यूमर. कंज्यूमर्स को भी हम तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन सी देखें आप ध्यान से पढ़ें. हार्बीवोर्स, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ये सब टर्म. हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स. स्पेलिंग पे ध्यान रखेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्बीवोर्स क्या होते हैं. हार्बीवोर्स वैसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. कंज्यूमर्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म्स को खाते हैं, यानी प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी. उन सबको हम क्या बोलते हैं कंज्यूमर्स. हार्बीवोर्स वैसे कंज्यूमर्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. उनके एग्जांपल डियर हो गया, ठीक है, ये सिर्फ प्लांट खाता है. एलिफेंट, काऊ, रैबिट, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं. कार्निवोर्स क्या है? ईट ओनली अदर एनिमल्स. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स को नहीं खाते हैं. इनके एग्जांपल हो गए लॉयन,
अब देखो ये फ्लैश खा रहा है किसी दूसरे एनिमल का, स्नेक, लायन, लियोपार्ड, ईगल, ठीक है, ये सब एग्जांपल है कार्निवोर्स के। नेक्स्ट है ओमनीवोर्स, ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वैसे होते हैं जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं। इनके एग्जांपल्स है ह्यूमन बींग्स, हम, क्रो, कौआ। कंज्यूमर्स को सब कैटेगरी में डिवाइड करने का एक और तरीका होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ये सिचुएशन आप इंटरेस्टिंग सी देखें, प्लांट है, ठीक है, ये जो ग्रास हॉपर है वो प्लांट को खा के जिंदा रहता है, प्लांट को खा के जिंदा रहता है, ठीक है। ये जो फ्रॉग है वो ग्रास हॉपर को खाता है, ये जो स्नेक है वो फ्रॉग को खाता है, और ये हॉक एक बर्ड होती है बहुत खतरनाक सी जो स्नेक को खाती है। तो आप समझ रहे हैं क्या चेन टाइप सी चीज बन रही है यहां पे। हॉक स्नेक को खाता है, स्नेक फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाता है, ग्रास हॉपर प्लांट को खाता है, ठीक है। अब यहां पे ये जो ग्रास हॉपर है इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ग्रास हॉपर जो प्लांट को खा रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर्स डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर। तो प्राइमरी कंज्यूमर ऐसा कंज्यूमर है जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है। अब देख सकते हैं प्लांट प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है, ठीक। वैसे फ्रॉग को क्या बोलते होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर या सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। वैसे स्नेक को क्या बोलते होंगे, टर्शरी कंज्यूमर या थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। और फिर ये हॉक जो है उसको बोलते हैं टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, क्योंकि इसके बाद अब कोई नहीं है। तो ये टॉप कंज्यूमर होता है नॉट ईटन बाय एनीवन, उसको कोई नहीं खा सकता है, इसीलिए उसको टॉप कंज्यूमर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने बोला प्राइमरी कंज्यूमर, इसको सेकेंडरी, इसको टर्शरी और इसको टॉप। टॉप कंज्यूमर वो होता है जिसको कोई नहीं खा सकता, और प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो प्लांट्स को खाता है, प्लांट्स को। तो अगर आप और डीपली देखें तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो बेसिकली कुछ नहीं, हार्वीवोर है, वो हार्वीवोर है, राइट, क्योंकि वो प्लांट खाता है। और उसके अलावा जितने भी है सेकेंडरी, टर्शरी, टॉप, ये सब कैसे हैं, ये कार्निवोर या ओमनीवोर हो सकते हैं। जैसे एक और सिचुएशन आप देख सकते हैं, प्लांट को डियर खाता है और डियर को लॉयन खाता है, और फिर लायन को कौन खाता है, किसकी हिम्मत है जो लॉयन को खाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो डियर है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा रहा है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा रहा है, और हार्वीवोर भी है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, ठीक है। और ये जो लायन है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम सीधे का सीधे टॉप कंज्यूमर बोल देंगे यहां पे, ठीक है, टॉप कंज्यूमर। यहां पे वो टर्सरी और सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं है इस केस में। क्या टॉप कंज्यूमर्स के कुछ और एग्जांपल्स आप बता सकते हैं मुझे, जैसे लाइन हो गया, और एग्जांपल्स होंगे बताएं, टाइगर, लियोपार्ड, ठीक है। ये सब जो बड़े जानवर होते हैं इनको कोई दूसरा जानवर नहीं खा सकता, तो ये हमेशा टॉप कंज्यूमर ही होते हैं। अब बारी है डिकम्पोजर्स की कि ये क्या होते हैं। तो उनकी डेफिनेशन है ऑर्गेनिज्म्स हु फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो मरे हुए प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल्स को खा के सर्वाइव करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, फंगस, वॉर्म। इन सब के बारे में हमने पहले थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है। ये सब क्या है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिम्स है। ये बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिम्स होते हैं जो नेकेड आई से जनरली दिखाई नहीं देते हैं। ये जो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे सर्वाइव करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये देखें आप, रॉटन प्लांट प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक है। तो ये सड़ जाते हैं। तो ये कैसे सड़ जाते हैं, इनमें बैक्टीरिया, फंगस, वॉर्म ये लग जाते हैं और धीरे धीरे ये इनको खा जाते हैं। काफी टाइम लगता है खाने में, बट खा जाते हैं, ठीक है। कोई एनिमल मर गया तो आपने देखा होगा कि उसकी लाश जो होती है वो धीरे धीरे सड़ जाती है और पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कैसे, तो उसमें यही माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो लग जाते हैं और वो उसको खा के खत्म कर देते हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिम्स को हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स।
डिकम्पोजर्स। इनका एक और नाम भी है सेप्रोट्रोफ्स, सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट्स। सेप्रो वर्ड का एक्चुअली मतलब है रॉटन, तो आप समझ गए होंगे कि ये नाम क्यों रखा गया है, रॉटन। अब ये जो डिकम्पोजर्स हैं आपको थोड़े बोरिंग टाइप के लग रहे होंगे, बट ये इन्वायरमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट काम करते हैं ये, जरा हम देखें। पहला है क्लीन अप इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिम्स। ठीक है, क्लीन अप इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिम्स। देखिए जैसे आप सोचें कि एक चूहा मर गया, ठीक है, तो उसकी जो डेड बॉडी होती है, डिकम्पोजर्स उसको सड़ा सड़ा के खत्म कर देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कभी चूहे या बिल्ली जब मर जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी डेड बॉडी का साइज कम होता जाता है और फाइनली वो खत्म हो जाते हैं, तो वो डिकम्पोजर्स के कारण हो रहा होता है। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं तो वो डेड बॉडी हमेशा वैसी की वैसी ही रहेगी। तो आप समझ रहे डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं, क्लीन अप इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन अप कर रहे हैं हमारे बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिम्स। डेड ऑर्गेनिम्स को डिकम्पोज करके उनको खत्म करके इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो वो काम करते हैं उसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दे ब्रेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन डेड ऑर्गेनिम्स इनटू न्यूट्रिशन। दे ब्रेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन डेड ऑर्गेनिम्स इनटू न्यूट्रिशन। जैसे आप देखें ये मरा हुआ जानवर है, तो डिकम्पोजर्स इस पे एक्ट करके इसको धीरे धीरे खत्म करते हैं। तो इसके बॉडी में जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे। तो डिकम्पोजर्स उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ के न्यूट्रिशन बनाते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इनकी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, डिकम्पोजर्स उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और उससे न्यूट्रिशन बनाते हैं, न्यूट्रिशन। और ये जो न्यूट्रिशन होता है क्या होगा उसका, वो यहाँ की मिट्टी में मिल जाएगा, यहाँ की मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, जिससे वो मिट्टी और अच्छी हो जाएगी और फर्टाइल हो जाएगी। तो वही लिखा गया है यहां पे, दे ब्रेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन डेड ऑर्गेनिम्स इनटू न्यूट्रिशंस। दीज न्यूट्रिशंस मिक्स विथ सॉइल मेकिंग सॉइल मोर फर्टाइल। लेट्स से फूड चेन क्या होता है। फूड चेन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और टेक्निकली हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे ये चीज हमने देखी थी कि प्लांट को ग्रास हॉपर खाता है, उसको फ्रॉग खाता है, उसको स्नेक खाता है, उसको हॉक खाता है। तो ये जो चीज हमने बनाई है इसको बोलते हैं फूड चेन, कि कौन किसको खाता है। जैसे एक और एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा है उसका, कि प्लांट को डियर खाता है, डियर को लॉयन खाता है। ठीक, तो दिस अगेन अ फूड चेन। जैसे एक और नया एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये पॉन्ड्स में होता है, पॉन्ड्स में या रिवर्स में। तो मैंने आपको एल्गी के बारे में बताया था। ठीक है, तो एल्गी को किसी दूसरे इंसेक्ट ने खाया, पानी में रहने वाले किसी इंसेक्ट ने खा लिया, उस इंसेक्ट को किसी फिश ने खा लिया, और फिर उस फिश को किसी बर्ड ने खा लिया। आप देख सकते हैं बर्ड के चोंच में फिश है। तो ये भी क्या है, फूड चेन। तो आपको समझ में आ गया होगा फूड चेन क्या होती है। तो अब हम फूड चेन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, in which every next organism depends on the one before it। सही बात है, ऐसा ही होता है। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इन विच एवरी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द वन बिफोर इट। फूड वेब क्या होता है हम देखेंगे। फूड चेन के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन ये फूड चेन जो होती है वो पूरी कहानी नहीं बताती हमें। जैसे कि देखें आप, ये फूड चेन बता रही है कि डियर को लायन खाता है, लेकिन क्या डियर को सिर्फ लायन ही खाता है और कोई एनिमल नहीं खाता है? खाता है ना, डियर को टाइगर भी खाता है, लियोपार्ड भी खाता है। ठीक है, तो और भी ऑर्गेनिम्स हैं जो डियर को खाते हैं। वैसे लायन क्या सिर्फ डियर को खाता है? नहीं, लायन जेब्रा को भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है, और भी एनिमल्स को खा सकता है। ठीक है, वैसे स्नेक क्या सिर्फ फ्रॉग को ही खाता है? नहीं, फ्रॉग के अलावा भी और चीजों को खा सकता है। ठीक है, वैसे स्नेक को सिर्फ क्या हॉक खा सकता है? नहीं, स्नेक को खाने वाले और भी एनिमल्स हैं।
आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह से फूड चेन जो है वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती है। तो फूड वेव क्या होता है अब आप समझ गए होंगे। इस टाइप का कुछ डायग्राम होता है जिसको हम फूड वेव बोलते हैं। ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप समझ सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, आप देखो इस प्लांट को कई सारे एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। फिर जैसे यहां पे आप देखें, ये जो भी चीज है उसको फिर फ्रॉग ने खाया, फिर फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है और बर्ड भी खा सकती है। वैसे ही सिलसिला चलता रहता है। जैसे आप देखें स्नेक है, स्नेक फ्रॉग को भी खा सकता है, इस बर्ड को भी खाता है, इस एनिमल को भी खाता है। तो इस तरीके का जो डायग्राम है कॉम्प्लिकेटेड सा, उसको हम बोलते हैं फूड वेव। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं ये हम देखेंगे। जैसे एक फूड चेन का एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले भी देखा है। इस फूड चेन को हम थोड़ा दूसरे तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से एक पिरामिड बना के, ठीक है। ये पिरामिड कुछ नहीं, बस इसी फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखिए अब फूड चेन में जो सबसे पहले चीज थी इस फूड चेन में वो था एल्गी, जो कि बेसिकली प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर। तो देखिए हमारे पिरामिड में सबसे नीचे है प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर उसको एक इंसेक्ट खाता है, तो इंसेक्ट हो सकता है हार्बीवोर हो, ठीक है, उस एल्गी को खा रहा है। तो यहां पे उस प्रोड्यूसर के ऊपर है हार्बीवोर, तो प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? हार्बीवोर। फिर इसके ऊपर है कार्निवोर, तो आप समझ गए ये कार्निवोर कौन है? ये फिश है यहां पे, ठीक है। तो इस हार्बीवोर को खा रहा है कार्निवोर। फिर टॉप पे है टॉप कार्निवोर, जो इस बर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कार्निवोर को खा रहा है टॉप कार्निवोर, मतलब फिश को खा रहा है बर्ड। तो जब हम फूड चेन को इस तरह ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात करते हैं। जो सबसे नीचे है वो खाया जाएगा उसके ऊपर वाले द्वारा, ठीक है, और जो सबसे टॉप पे है उसको कोई नहीं खा सकता, ठीक। तो ये जो सबसे बॉटम लेवल हुआ हमारा, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फिर इसको हम बोलेंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल, इसको बोलेंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और इसको बोलेंगे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। यहां पे हमारे पिरामिड में 4 ट्रॉफिक लेवल्स थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही ट्रॉफिक लेवल्स हों। आप समझ रहे होंगे ऐसा। अगर फूड चेन छोटी होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स? कम लेवल्स होंगे। अगर फूड चेन और लंबी है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? और लेवल्स होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी फूड चेन है, ठीक है, इसमें आप बताएं कितने लेवल्स होंगे, शायद आप समझ रहे हो। इसको पिरामिड के फॉर्म में मैंने ऐसे बनाया है। सबसे पहले प्रोड्यूसर जो हमारा प्लांट है, फिर हार्बीवोर जो हमारा डियर है, फिर टॉप कार्निवोर जो कि हमारा लायन। तो यहां पे कितने लेवल्स हैं? क्लियरली 3। दिस इज आवर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज आवर सेकंड ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज आवर थर्ड ट्रॉफिक लेवल। फ्लो ऑफ एनर्जी, जैसे एक फूड चेन लेते हैं हम, छोटी सी एक फूड चेन ली हमने, इसमें एनर्जी का फ्लो होता है। कैसे होता है एनर्जी का फ्लो? बहुत सिंपल बात है। ये प्लांट्स हैं, ठीक है, इनमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है। जब ये हिरन या डियर प्लांट्स को खाता है तो उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है खा के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं प्लांट से डियर तक एनर्जी का फ्लो हुआ, प्लांट से डियर तक एनर्जी का फ्लो हुआ, ठीक है। जब ये लॉयन डियर को खाएगा तो क्या होगा? इस लायन को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं डियर से लॉयन तक एनर्जी का फ्लो हुआ, ठीक है, मतलब डियर को खाने पे लॉयन को एनर्जी मिली, सही। तो आप देखें इस फूड चेन में एनर्जी इस तरह से फ्लो कर रही है, ठीक है, प्लांट से डियर, डियर से लॉयन। तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब इस फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब इधर ही हो रहा है सिर्फ एनर्जी का फ्लो, सिर्फ इधर ही हो रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, सिर्फ इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अरे बड़ी सिंपल सी बात है, इस डायरेक्शन में कैसे हो सकता है फ्लो का एनर्जी? इस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो तब होगा जब शेर को डियर खाएगा, जब शेर को डियर खा जाएगा तो डियर को शेर से एनर्जी मिलेगी। ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। जब डियर को प्लांट खाएगा, बट ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए इस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, यूनिडायरेक्शन फ्लो है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम जाएंगे अब। तो आप देखें
किसी फूड चेन में जब एनर्जी का फ्लो होता है, तो एक्चुअली वो एनर्जी सन से ही आ रही होती है, ठीक है। इसलिए हम सन को बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो सन से कैसे आ रही होती है उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखते हैं जरा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 1% ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग टू अर्थ इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। ध्यान दे, क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि सन से बहुत सारी एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है, हमें पता है ये बात। तो उसमें से लगभग 1% एनर्जी दुनिया भर के प्लांट्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो सन से बहुत सारी एनर्जी अर्थ पे आती है, और इंटरेस्टिंगली सिर्फ 1% एनर्जी प्लांट्स एब्सॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। फिर प्लांट्स उस एनर्जी का क्या करते हैं, देखते हैं। प्लांट्स कन्वर्ट दिस टू केमिकल एनर्जी, बाय फोटोसिंथेसिस। तो अब क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है लोअर क्लासेस में भी, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस से वो क्या करते हैं, जो भी सोलर एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो सन से 1% एनर्जी एब्सॉर्ब होती है और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है बाय प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फिर सम ऑफ दिस एनर्जी इज लॉस्ट बाय प्लांट्स टू सराउंडिंग्स, ठीक। मतलब जो भी केमिकल एनर्जी फोटोसिंथेसिस से बनती है उसका कुछ हिस्सा, उसका कुछ पार्ट प्लांट सराउंडिंग में लूज कर देते हैं, ठीक। रेस्ट इज स्टोर्ड इन बॉडी ऑफ प्लांट्स, बाकी प्लांट्स अपने में स्टोर कर लेते हैं। तो पूरी कहानी में आपको रिपीट कर देता हूं। सन से 1% एनर्जी प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर वो जो केमिकल एनर्जी वो बनाते हैं उसका कुछ हिस्सा सराउंडिंग को लूज हो जाता है, हमने देखा सराउंडिंग को लूज हो जाता है, ठीक। लेकिन बाकी हिस्सा प्लांट्स में स्टोर हो जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बाकी हिस्सा प्लांट्स में स्टोर हो जाता है, ठीक। इस तरह से सन की एनर्जी प्लांट में स्टोर होती है। फिर क्या होता है, जैसा हमने पहले बात की, जब हिरन प्लांट्स को खाता है तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है, ध्यान दे, स्टोर्ड एनर्जी है प्लांट में, वो हिरन को मिलती है, ठीक है। फिर हिरन को जब शेर खाता है तो वही एनर्जी शेर को भी मिलती है। तो इस तरह से एनर्जी फ्लो के प्लांट तक आई, प्लांट से डियर तक गई, डियर से लॉयन तक गई। तो हम देख सकते हैं लॉयन को भी जो एनर्जी मिल रही है वो एक्चुअली में कहां से आई है, सन से आई है। अब एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं 10% लॉ। 10% लॉ क्या होता है? ये 10% लॉ इस फूड चेन के हेल्प से हम जरा समझते हैं, ठीक है। तो ये फूड चेन हमने पहले देखी है। तो प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, ठीक है। तो ग्रास हॉपर को एनर्जी मिली होगी, ठीक है। तो ग्रास हॉपर ने बहुत सारा प्लांट खाया तो ग्रास हॉपर को बहुत सारी एनर्जी मिली। सपोज करें ग्रास हॉपर को जो एनर्जी मिली वो है 10,000 जूल, ठीक है। ऐसे कोई नंबर ले लिया हमने, ग्रास हॉपर को इतनी एनर्जी मिली 10,000 जूल की प्लांट्स खा के। अब ग्रास हॉपर जो है वो इस एनर्जी का क्या करेगा उस एनर्जी का? तो उसमें क्या होता है, देखें, ऑन एन एवरेज जो 90% एनर्जी होती है, ऑन एन एवरेज जो 90% एनर्जी होती है, मतलब 10,000 इसको मिली, उसमें से 90% जो एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है या यूज हो जाती है, लॉस्ट या यूज हो जाती है। कैसे? मतलब ये ग्रास हॉपर चलेगा, उड़ेगा, लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज करेगा, तो उन सारी एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो 90% एनर्जी जो होती है उन एक्टिविटीज में यूज हो जाती है या चली जाती है, ठीक। तो बाकी बची है 10%, यानी 10% कितना होगा इसका? दैट विल बी 1000 जूल। तो ये बाकी का जो 10% होता है वो इसके बॉडी में स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड इन बॉडी, ठीक। तो आप समझिए क्या हुआ, ग्रास हॉपर को 10,000 की एनर्जी मिली प्लांट्स खा के, उसमें से 90% मतलब ज्यादा कर तो यूज हो गई डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज करने में, मतलब चलने में, उड़ने में, बाकी और काम करने में।
बाकी 10% जो थी सिर्फ यानी 1000 वो उसके बॉडी में स्टोर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं फ्रॉग पे। ग्रास हॉपर को खाएगा फ्रॉग, तो एक ग्रास हॉपर को जब फ्रॉग खाता है तो फ्रॉग को एनर्जी मिलती है। एक ग्रास हॉपर को खा के कितनी एनर्जी मिलेगी उसको आप सोचो, इतनी, ये वाली, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो ग्रास हॉपर के बॉडी में स्टोर हुई थी। ठीक, तो वो स्टोर्ड एनर्जी अब फ्रॉग को मिल जाएगी, यानी फ्रॉग को कितनी एनर्जी मिली, 1000 जूल। ठीक, अब उस एनर्जी का क्या होगा फ्रॉग के बॉडी में, फिर से वही कहानी होगी, लगभग 90% जो एनर्जी है वो यूज हो जाएगी। कैसे यूज हो जाएगी, फ्रॉग चलेगा, कूदेगा, लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करेगा, तो उसमें ज्यादातर एनर्जी यूज हो जाती है। बाकी जो 10% है वो क्या होगी, स्टोर्ड इन द बॉडी, स्टोर्ड इन बॉडी, वो फ्रॉग के बॉडी में स्टोर हो जाएगी। 10% मतलब कितना, 1000 का 10%, दैट इज 100 जूल ओनली। ठीक, ठीक, तो फ्रॉग के बॉडी में 100 जूल की एनर्जी स्टोर हुई। ठीक, अब ये स्नेक उसको खाएगा। ठीक, तो जब स्नेक उसको खाएगा तो फ्रॉग के बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी वो स्नेक को मिलेगी। ठीक, तो स्नेक को कितनी एनर्जी मिली, सिर्फ 100 जूल। फिर उसमें से 90% आप समझ सकते हो कि यूज हो जाएगी स्नेक के डे टू डे एक्टिविटी में, और 10% यानी कि 10 जूल वो उसके बॉडी में स्टोर हो जाएगी। ठीक, स्टोर हो जाएगी। अब स्नेक को जब ये बर्ड खाएगी तो क्या होगा, इसके बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी थी 10 जूल की वो इसको मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको तो कोई खाता है नहीं, सो आप देख सकते हैं क्या हुआ कि अगर ग्रास हॉपर को इतनी एनर्जी मिली थी प्लांट्स खाने पे, ठीक है, तो फिर एक ग्रास हॉपर को खाने पे फ्रॉग को उसकी 10% ही एनर्जी मिली, फिर एक फ्रॉग को खाने पे स्नेक को फर्दर 10% ही एनर्जी मिली, फिर स्नेक को जब हॉक खाता है तो फर्दर सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलती है। तो जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ते हैं, आगे सिर्फ कितनी परसेंट एनर्जी जा रही होती है, 10%, आगे सिर्फ 10% एनर्जी गई, आगे सिर्फ 10% एनर्जी गई, आगे सिर्फ 10% एनर्जी गई। तो इसी को बोलते हैं 10% लॉ। अब मेरे एक सवाल का जवाब दें आप, ये हॉक जो है, हॉक वो ज्यादा स्नेक्स खाएगा या फिर ये जो फ्रॉग है वो ज्यादा ग्रास हॉपर्स खाएगा? अब बात को समझे, ये हॉक है वो सपोज करो एक दिन में कुछ स्नेक्स खाता होगा, 2 स्नेक, 4 स्नेक, 5 स्नेक। वैसे ये फ्रॉग है एक दिन में कुछ नंबर ऑफ ग्रास हॉपर्स खाता होगा। तो फ्रॉग ज्यादा ग्रास हॉपर्स खाएगा एक दिन में या ये हॉक ज्यादा स्नेक्स खाएगा एक दिन में? सोच के देखें। देखिए आप, बताता हूं आपको, आप शायद समझ गए होंगे। एक स्नेक खाने पे हॉक को सिर्फ 10 जूल एनर्जी मिलती है, एक स्नेक खाने पे हॉक को सिर्फ 10 जूल ऑफ एनर्जी मिलती है। लेकिन एक ग्रास हॉपर खाने पे, एक ग्रास हॉपर खाने पे फ्रॉग को 1000 जूल ऑफ एनर्जी मिल जाती है। तो एक एक ग्रास हॉपर खाने पे इसको बहुत सारी एनर्जी मिल गई भाई, और लेकिन एक स्नेक खाने पे इसको सिर्फ 10 जूल की एनर्जी मिली। इसका क्या मतलब है, हॉक को बहुत सारे स्नेक्स खाने पड़ेंगे, बहुत सारे स्नेक्स खाने पड़ेंगे, तब उसको ठीक ठाक अमाउंट की एनर्जी मिलेगी। लेकिन फ्रॉग थोड़े से ही ग्रास हॉपर खा लेगा तो उसको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाएगी। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम फूड चेन में इधर जाते हैं, जैसे जैसे हम फूड चेन में इधर जाते हैं, डाइट बढ़ती है, डाइट बढ़ती है, डाइट बढ़ती है। ठीक है, देखो आप, हॉक की डाइट बहुत ज्यादा है, बहुत स्नेक्स खाने पड़ेंगे उसको, लेकिन फ्रॉग की डाइट उतनी ज्यादा नहीं है। अगर हम स्नेक की डाइट की बात करें तो क्या होगा, स्नेक की डाइट, इधर डाइट बढ़ती है, मतलब फ्रॉग से ज्यादा डाइट होगी उसकी, लेकिन हॉक से कम। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे नोटिस कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि दुनिया में हॉक ज्यादा होने चाहिए या स्नेक ज्यादा होना चाहिए? दुनिया में हॉक के ज्यादा नंबर होने चाहिए या स्नेक के ज्यादा नंबर होने चाहिए? टाइम बीइंग आप मान लीजिए कि हॉक बहुत ज्यादा है दुनिया में, ठीक है, हॉक बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हॉक्स है दुनिया में, लेकिन स्नेक्स उतने ज्यादा नहीं है, कम ही है। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत सारे हॉक्स हैं और वो सब स्नेक खाते हैं, लेकिन स्नेक तो बहुत कम है, तो क्या होगा, इनकी भूख ही नहीं मिटेगी, इनकी भूख मिटेगी नहीं, इतने कम स्नेक्स हैं और हॉक्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो हॉक्स खाएंगे क्या? ठीक है, इसका मतलब ज्यादा हॉक्स हो और कम स्नेक हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका उल्टा होता है, ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कि स्नेक्स ज्यादा होते हैं
और हॉक कम होते हैं, कम हॉक होते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से स्नेक्स को खा सके और तभी भी स्नेक्स बचे रहें, तभी भी स्नेक्स बचे रहें, ठीक है। फिर आप बताएं कि स्नेक्स ज्यादा होते होंगे दुनिया में या फ्रॉग्स ज्यादा होते होंगे दुनिया में? स्नेक्स ज्यादा होते होंगे या फ्रॉग्स ज्यादा होते होंगे? जो लॉजिक हमने यहां पे लगाया था वही लॉजिक हम यहां पे लगा सकते हैं और हम सोच सकते हैं कि फ्रॉग्स जो है वो बहुत ज्यादा होंगे स्नेक्स, ठीक है, ताकि स्नेक्स जो है वो आराम से फ्रॉग्स को खा सके और तभी भी कुछ फ्रॉग्स बच जाए। उसी तरह से ग्रास हॉपर्स की हम बात करेंगे तो वो और भी ज्यादा होने चाहिए नंबर में, और प्लांट्स की बात करेंगे तो और भी ज्यादा, ठीक है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे जाते हैं, फूड चेन में हम आगे जाते हैं, जैसे फूड चेन में आगे जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस। जो ऑर्गेनिज्म है आगे वो कम पाया जाता है, कम पाया जाता है, ठीक है। तो ग्रास हॉपर बहुत सारे होते होंगे दुनिया में, फ्रॉग उससे कम होंगे, स्नेक उससे भी कम और हॉक उससे भी कम। जैसे अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें इस बात को, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कि हॉक कम होंगे, एच फॉर हॉक, स्नेक्स उससे ज्यादा होंगे, फ्रॉग्स उससे भी ज्यादा होंगे, ग्रास हॉपर्स उससे भी ज्यादा होंगे, प्लांट्स उससे भी ज्यादा होंगे। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जब हम ट्रॉफिक लेयर में ऊपर जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स डिक्रीजेस, ऑर्गेनिज्म्स के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं।